हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ। बच्चों, क्लास 11th में ग्रेविटेशन एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो जेईई मेन हो, एनडीए हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। यहाँ क्लास 11th के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को फील कराने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लीन कराने के लिए मैं शैलेंद्र शर्मा आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हूं एक बेहतरीन सेशन के साथ। बहुत मजा आने वाला है बच्चों आपको इस सेशन में भी, बाकी और सेशंस के साथ साथ। तो बस जो बच्चों को अच्छा लगे, फील आए बेटा, तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और उनके जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ भी वीडियो स्प्लिट हो सके और उन स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे को फिजिक्स सिखा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की कहानी यहाँ बेहतरीन तरीके से आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन में आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा, कि इन यूनिवर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस m1 m2 at r distance is given by F is equals to g m1 m2 upon r square. This is the formula for gravitational force between two masses m1 and m2. Here capital G is equal to 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. This is universal gravitational constant and the value of capital G remains same everywhere every time. This was discovered by कैवेंडिश। इसको किसने डिस्कवर किया था बच्चों? कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कैपिटल जी की हमसे डायमेंशंस भी पूछी जा सकती हैं। देखो कैसे निकालेंगे, न्यूटन का फोर्स है तो mL/t-2 हो जाएगा बेटा, और मीटर स्क्वायर का L2 हो जाएगा बेटा, किलोग्राम का M2 हो जाएगा बेटा, एक कम हो जाएगा तो क्या आएगा m-1 L3t-2, ये हो जाएगा बेटा यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला इसके लिए। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है इसमें। जैसे एक बात ये है कि इट इज वीकेस्ट, ये बोल देंगे ऐसे, मोस्ट वीक फोर्स इन नेचर। ये नेचर में सबसे ज्यादा वीक फोर्स है कौन भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेटा जी नेचर में एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा वो होते हैं जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बस वर्क होना चाहिए। कैसे हुआ? डजंट मैटर। ओके, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पॉइंट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स है, मतलब यहाँ जो स्मॉल r डिस्टेंस ली जा रही है वो सेंट्रल टू सेंटर ली जाती है। ओके बेटा, तो ये है सेंट्रल फोर्स। मैम इसको चला दो प्लीज, यहाँ बैठ जाओ। ओके, तो ये है बेटा सेंट्रल फोर्स। क्लियर? तो आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, इस कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब दो मासेस चाहे वो एयर में हो, वैक्यूम में हो, वाटर में हो, कीचड़ में गिर जाएं, उन पर फोर्स क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल सेम रहेगा। वो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, टू मासेस ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब इसके बाद हम आपको और भी बातें फील कराने ले जा रहे हैं, बने रहें हमारे साथ लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट है बेटा वेक्टर्स फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन बाबा का जो ग्रेविटेशन लॉ है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है ये समझो। जैसे मान लो हमारे पास ये मास है बच्चा m1,
कौन सा मास है m1 और दिस इज मास m2। ओके, ये कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है वो फील करो कि जो m1 पर फोर्स लगेगा ना वो इधर लगेगा, F1 पर लगेगा किसकी वजह से, 2 की वजह से, और 2 पर लगेगा किसकी वजह से बच्चा, 1 की वजह से। तो भैया 2 पर 1 की वजह से और 1 पर 2 की वजह से फोर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। बेटा ऐसे ही नेक्स्ट जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे चार्जेस के बीच में कूलम्स लॉ होता है तो वहां भी वेक्टर फॉर्म अपन निकालते हैं। आप यहाँ समझ रहे हो ना, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स ऑन m1 बाय m2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन m2 बाय m1। फोर्स जो रहेगा m1 का m2 पर और m2 का m1 पर, वो फोर्स कैसा रहने वाला है बेटा जी, सेम रहने वाला है। यानी आप समझो इस बात को, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी कि फोर्स m1 पर जो m2 ने लगाया और जो m2 पर m1 ने लगाया, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये जो अपने पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा जी, ये बाबा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन। यानी क्या समझे हम, कृपया ध्यान दें कि जो फोर्स हम अर्थ पर लगाते हैं वही फोर्स अर्थ हम पर लगाती है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो इस वजह से अर्थ हमारे फोर्स को फील नहीं कर पाती। समझ पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। दोनों के फोर्स का जो रेशियो है वो 1:1 होगा। इस बार एनडीए में भी यहां से क्वेश्चन है, देखो मैंने बताया ना एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं वेरी सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या आया था कि भाई एक अर्थ है और एक प्लैनेट है, दोनों के मास अलग अलग हैं, रेडियस अलग अलग हैं, तो दोनों का एक दूसरे पर जो फोर्स लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो सर मास अलग हो, रेडियस अलग हो, सब कुछ अलग हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो m1 m2 पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना m2 m1 पर लगाएगा। तो दोनों के फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, फिर 1:1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अच्छे से फील करें बेटा इस बात को भी, ये वेक्टर फॉर्म थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं आपको लेकर। नेक्स्ट बात हम आपके सामने क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको सुपरपोजिशन मीन्स समझाता हूं। सुपरपोजिशन बार बार अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है, सुपरपोजिशन का मतलब समझो। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है m मास की, अब अगर इस पर एक ही फोर्स लग रहा है F1, तो ये तो केवल एक फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर इस पर ऐसे ही 3-4 फोर्स लगे हुए हैं, m2 इधर, F2 इधर लगा हुआ है मेरे बच्चों, F3 इधर लगा हुआ है बच्चों, तो ये बहुत सारे फोर्स जब m पर लग रहे हैं तो इट इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। समझ पा रहे हैं, अब इनका रिजल्ट निकालना पड़ता है। वैसे ही यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट एक मास है m1 यहाँ है, अब बेटा एक मास है m2 यहाँ है, बेटा एक मास है m3 यहाँ है, बेटा कोई एक और मास होगा m4 वो यहाँ होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि इनके बीच में आपस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे उनका हम रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, उनका टोटल हम नेट भी फाइंड कर सकते हैं, और टोटल जो नेट फोर्स होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वहां पर, नेट फोर्स होगा बेटा जी वो उन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऐसे जितने भी होंगे बेटा सभी को हम वेक्टर सम के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। मतलब इसका स्टेटमेंट यही हो जाएगा कि कंसीडर सम मासेज आर प्लेस्ड नियर बाई टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ देम विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन देम। समझ पा रहे हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो उनके इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम
वेक्टर सम समझ पा रहे हैं आप, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करना होगा। जैसे वेक्टर की बात होती है, आपने पढ़ा है कि वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, दो फोर्स के बीच में अगर हमें रिजल्ट निकालना होगा तो एफ नेट हम ऐसे निकालेंगे, रूट में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और साथ में कौन हो जाएगा एंगल बेटा, कॉस थीटा। तो ऐसे हम एफ नेट फाइंड करते हैं बेटा जी। तो उसी कैटेगरी से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये भी कोई बहुत बड़ा अच्छा ऐसा हार्ड टॉपिक नहीं है भाई, हार्ड तो कुछ भी नहीं है यार फिजिक्स में। क्या है, फिजिक्स इज फीलेबल, जस्ट फीलेबल, समझेबल, बस अच्छे से उसको समझो बात को कि कहना क्या चाह रहा है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, हमारे आसपास की जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो क्यों होती हैं, ये सिखाती है फिजिक्स। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कभी कभी ऐसी वो आती है कि फलानी जो है गणेश जी दूध पी रहे हैं या वो उनकी मूर्ति दूध पी रही है। तो ये क्या है, ये साइंस है। वो उस इस तरीके की मिट्टी से बनाए गए हैं जो वाटर को या लिक्विड को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, और बस उसी का कॉन्सेप्ट है वहां पर। तो बस सिंपल सी बात है, साइंस को फील करना चाहिए। हमारी स्टडी ये जो है ये नेचर की बात है। ये केवल एक एग्जाम पढ़ने के लिए, एक एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अपन साइंस नहीं पढ़ते। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं साइंस का टीचर हूं, मैंने कभी साइंस को एक पेपर को पास करने के हिसाब से कभी नहीं पढ़ा। इवन मैंने ऐसे कोई कुछ सोचा ही नहीं कभी। मुझे साइंस बस इतनी अच्छी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे देती है। मुझे कुछ पता हो, जैसे मैं रोड पर जा रहा हूं तो सामने मुझे पानी सा दिखाई दे रहा है, ये मुझे आंसर देती है मेरी फिजिक्स कि वो पानी नहीं है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मिराज फॉर्मेशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं कभी बीच पर जाके बैठता हूं तो उधर से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देती है मेरी फिजिक्स। मुझे बताती है कि ये सी ब्रीज है, इस प्रोसेस को सी ब्रीज कहते हैं। कन्वेक्शन ऑफ हीट वाली जो प्रोसेस है उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा कि ये सब चीजें जो हमारे पास होती हैं, ये सब हमें फील कराती हैं। हमारे अराउंड के, हमारे सराउंडिंग के इन्वायरमेंट की इवेंट्स हैं जो हमें फील कराते हैं कि ये प्रोसेस, ये इवेंट आखिर क्यों हो रहा है, उसको फील कराती है फिजिक्स। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझिए ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके चलते हैं, इसको फील कीजिएगा। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक रॉकेट को हमने फायर किया है अर्थ से सन की तरफ, तो कितनी डिस्टेंस पर, जो अर्थ से सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट जीरो, मतलब कितनी डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। कितना सिंपल इसे रब ने बनाया है कि यहाँ पर आप मास ऑफ अर्थ रखिए, यहाँ पर है बेटा जी मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ सन हो गया बेटा जी। जो डिस्टेंस दे रखी है ऑर्बिटल डिस्टेंस, ये आर, ये दे रखा है आपको। अब देखो इसको हम अगर हम आर मान लेंगे तो हम मान लेते हैं कि अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर वो जीरो हो जाएगा पी पॉइंट पर। तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी फिर बेटा, आर माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस बचेगी। अब आप समझ रहे हैं इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, वो किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, सन की वजह से। इस वाले पॉइंट पर, इस एम मास के रॉकेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ और सन की वजह से वो सेम रहेगा बेटा। और जब दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा तो यहाँ टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से बैलेंस होकर कट जाएगा और नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। बस इतना सा प्रिंसिपल है इस बात का। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा बाई अर्थ, अगर हम फाइंड करेंगे तो जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और सन क्या होगा जी एम एस एम अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा जी एम से जी एम तो कट गया। अब आपको मास ऑफ अर्थ पुट करना है, मास ऑफ सन पुट करना है और क्वेश्चन को इसके बाद सॉल्व करना है। मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मास ऑफ सन कितना है
2 इंटू 10⁻30 और r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा बेटा 10⁻6 टाइम। अब हम इसके बाद करेंगे बेटा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो ऊपर आएगा √3 अपॉन में आएगा x इज इक्व टू 10⁻3 अपॉन r माइनस एक्स। ऐसे करेंगे अपन तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 10⁻11 मीटर। तो बस करना क्या था बेटा कि रॉकेट को हमने अर्थ से सन के पास भेजा है, तो धीरे धीरे जब रॉकेट दूर जाएगा तो इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। बेटा कुछ ऐसी डिस्टेंस पर जाके मान लो P पॉइंट पर जाकर एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि उस रॉकेट पर जितना अर्थ फोर्स लगाएगी उतना ही सन फोर्स लगाएगा, तो वहां नेट फोर्स क्या हो जाएगा रॉकेट पर 0, और उसी डिस्टेंस x को हमें कैलकुलेट करना है। बस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, बस आप अच्छे से समझें, फील करें। क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ करें ना तो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पहले पॉज करके एक बार पढ़ लिया करो, समझे, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ लिया करो पॉज लेके, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से वो फील आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? जी बहुत सही बेटा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। Two spheres of mass m and m are placed in air at the gravitational force between them is F. The space around mass is now filled with liquid of specific gravity. The gravitational force will now be। हाँ बेटा, तो पहले दो मास जो है वो एयर में रखे थे, फिर उनको एयर में से हटाकर किसी और मीडियम में, किसी और लिक्विड में डाल दिया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो हमने क्या बताया था वही वाली बात हम यहाँ लिख देते हैं। आंसर इसका यही हो जाएगा बेटा कि as we know gravitational force does not depend on medium around masses, hence it will be same as F। तो क्या रहेगा बेटा, ये F की तरह बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे पहले है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई डिफेक्ट, कोई चेंज 1% भी नहीं आएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आई होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पहले से आपको पूरा कॉन्सेप्ट, जब भी तुम कहते हैं बच्चा कॉन्सेप्ट सीख, क्वेश्चन तो अपने आप तेरे पीछे आएगा। हमने पहले ही पढ़ाया है आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करते, डायरेक्ट आंसर हो गया। कर पाएंगे आप लोग ऐसी बातें? बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Two particles of equal masses go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed v of each particle will be। Very good, very most handsome question। जैसे मान लो अपने पास ये कौन है, ये अपने पास एक सर्कल है, सही है, और इस सर्कल पर ये उसका सेंटर हो गया है। अब ये गो राउंड कर रहे हैं मास, एक मास हमारे पास ये रहा m और एक मास अपने पास m ये रहा, ये v स्पीड से इधर भाग रहा है और ये v स्पीड से इधर भाग रहा है। अब यहां देखो बेटा, ये सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया, ये वाली रेडियस r है, ये वाली भी रेडियस r हो गई है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब ये इसके पीछे भाग रहा है तो भाई सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा दोनों को, वो क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर तुम्हें पता हो तो मुझे बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा g, मास क्या है, अच्छा पहले सेंटीमीटर लिख रहा है ना FC, हाँ, तो m v स्क्वायर अपॉन r ये होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, g m इंटू एम अपॉन डिस्टेंस r नहीं है बेटा, कितनी है, 2r है।
तो 2r का स्क्वायर। अरे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो m और m 2r है ना, r और r 2r हो गई। देखो मैंने फिर बता रहा हूं आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन आपके पास आया करे तो क्वेश्चन को शुरू जैसे मैं करता हूं, क्योंकि मैं तो नहीं रुक सकता बीच में क्योंकि फिर रिदम खराब हो जाता है वीडियो का, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पॉज कर लिया करो, पहले वीडियो को, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ा करो एक बार कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तब मैं पढ़ूंगा तब मेरी बात सुना करो, तो आपको डबल फील आएगा और क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो अब बात करते हैं यहाँ से, एक m से एक m उड़ जाएगा, इसका खात्मा कर दिया मैंने यहाँ से, v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों gm अपॉन 4r स्क्वायर। बेटा जी एक r से एक r भी गया तो बेटा v इज इक्वल टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे gm अपॉन 4r बना जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको फील कराया। आप लोग पहुंच करके स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को वापस से फील कर सकते हैं। जब ये दोनों गो राउंड करेंगे तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मेरे बच्चों, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उनको सर्कुलर मोशन कराने के लिए, और उसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको लेके बेटा जी, और नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। स्मॉल जी से आजकल हम इसको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। देखो बेटा होता क्या है ये समझो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो आप जानते हैं वो, एज वी नो weight of any body of mass m is also equal to gravitational force on that body। मतलब सेंस क्या है, बस इतना सा है कि जैसे मान लो हमारे पास ये अर्थ है और ये है बेटा इसका सेंटर, ये है इसकी रेडियस RE और ये है मास ME, ये हो गई बेटा M मास की बॉडी। अब कॉन्सेप्ट बस इतना है कि इस m मास की बॉडी पर ये ग्रेविटी यानी अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी बच्चों, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी का वेट कहलाता है। वेट क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी में अर्थ भी हो सकती है, जब तुम मून की सरफेस पर चले जाओगे तो मून ग्रेविटी हो जाएगा, जब तुम जुपिटर की सरफेस पर चले जाओगे तो जुपिटर ग्रेविटी हो जाएगा, सन की सरफेस पर चले जाओगे तो सन ग्रेविटी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वेट है, क्या क्या बेटा जी? वेट है उसको किसके इक्वल करना है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल करना है। वेट क्या होता है बच्चों? mg और ग्रेविटेशनल फोर्स g MEM और अपॉन में बेटा RE का स्क्वायर। m से तो m उड़ जाएगा, तो अगर हम यहां से फील करेंगे तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? g इज इक्वल टू आ जाएगा GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है बेटा? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहीं पर हम बात करेंगे कि ये जो है बेटा जी वो कहाँ पर है? एट कहाँ रखी थी बॉडी? सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जी की वैल्यू मैंने कहाँ निकाली है? सरफेस ऑफ अर्थ, जो होती है मेरे बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 कंसीडर कर लेते हैं। ये ME जो है वो किसका मास है बच्चों? अर्थ का मास है, जो होता है 6 × 10⁻24 kg।
और बेटा आर ई जो है ये भी अर्थ की रेडियस है, जो होती है बेटा जी कितनी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी 6400 किलोमीटर। बेटा तुम यहाँ मून का मास और मून की रेडियस रखोगे तो मून की सरफेस पर जी की वैल्यू मिल जाएगी, और मून की सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है भाई वो बेटा जी अर्थ के कंपैरिजन में कितने टाइम्स होती है, 1/6 टाइम होती है। किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अगर तुम जुपिटर का जी निकालना चाहते हो तो जुपिटर का मास और जुपिटर की रेडियस रख दो। तुम किसी और प्लैनेट का जी निकालना चाहते हो, उसका मास उसकी रेडियस रख दो, तो आपको उस प्लैनेट पर स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है। समझे बात को बेटा? तो इस तरीके से अपन जी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे पास, फटाफट से आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बातों को अच्छे से फील कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम आगे लेके चलते हैं, आपको और फील कराते हैं। तो यहाँ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं बेसिक्स, इनको हम फील करा देते हैं आपको। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्वेश्चन में बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ, डायमीटर जो है यानी डायमीटर हाफ हो जाएगा तो फिर रेडियस जो है अर्थ की वो भी पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। जी सर। एंड द मास रिमेन्स सेम, मास कैसा रहेगा बेटा, जो अर्थ का है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अर्थ जो जी की वैल्यू है वो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बेटा जी इज प्रपोर्शनल होता है मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना। मास कैसा है बच्चा, मास है सेम, और बेटा जो रेडियस है वो हाफ हो रही है, तो रेडियस हाफ हो रही है तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप इस कॉन्सेप्ट से ये सीखे हो कि जी की वैल्यू जो न्यू होगी वो पहले के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों, 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4g हो जाएगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा। वापस से समझो बेटा, जी प्रपोर्शनल 1/r²। अब अर्थ का जो डायमीटर है वो पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया है, तो बेटा डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी। तो जब रेडियस हाफ हो जाएगी तो नीचे 1/2 का स्क्वायर होगा। 1/2 का स्क्वायर आजकल 1/4 होता है, 4 ऊपर चला जाएगा तो जी कितने टाइम्स हो गया बच्चों, 4 टाइम्स हो गया, यानी जी से 4g हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने सॉल्व हो गया। क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? क्या आपको इस ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड बेटा। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे की बातें फील करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सामने वेट ऑफ बॉडी। मैंने आपको बताया कि बॉडी पर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है या ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसी को बॉडी का वेट कहते हैं बेटा। वेट की वैल्यू जी के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ चेंज होती रहती है, यानी ये वेट हर जगह फिक्स नहीं होता है। ये बेसिक बातें आपको वेट के बारे में ध्यान रखनी है। अब आता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब उन फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं मेरे बच्चों जो स्मॉल जी में वेरिएशन क्रिएट करते हैं, जो स्मॉल जी को चेंज करते हैं। क्या जी की जो वैल्यू है वो चेंज होती है? जी सर। और उन फैक्टर्स में नंबर फर्स्ट फैक्टर है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ के शेप की वजह से जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर भी बेटा सभी जगह सेम नहीं होती है। देखो बेटा अर्थ का शेप कुछ ऐसा है, आप समझ पा रहे होंगे अर्थ के शेप के बारे में सारी बातें कुछ ऐसा है। अगर हम फील करेंगे तो कुछ इस तरीके की बातें हैं। ये है सेंटर बेटा, ये हो गई पोल्स, ये नॉर्थ पोल होता है मेरे बच्चों, ये साउथ पोल होता है ना। ये जो लाइन है बेटा इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इस लाइन को? इक्वेटर कहते हैं बेटा। ये वाली जो लाइन है ये है रेडियस एट पोल्स, और ये वाली जो हो गई वो रेडियस एट इक्वेटर। आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ
at poles is less than equator. At poles is less than इक्वेटर। मीन्स सिंपल सी बात है कि अर्थ का शेप कुछ ऐसा है कि पोल्स पर जो रेडियस है अर्थ की वो कम होती है बेटा, और इक्वेटर पर जो रेडियस है अर्थ की वो क्या होती है बेटा जी, ज़्यादा होती है। आप खुद भी समझ पा रहे होगे बेटा, ये वाली वैल्यू आपको ज़्यादा लग रही होगी, ये वाली वैल्यू कम है बेटा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि अर्थ कंप्लीट परफेक्ट स्फीयर नहीं है ना बेटा, और जब परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो फिर पोल्स पर रेडियस कम होती है और इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होती है। ये अप्रॉक्स 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ओके, अब इसके बाद क्या बात है वो समझो। हम जानते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r² ही तो होता है। अब देखो r जो है वो पोल्स पर कम है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि g की जो वैल्यू है वो पोल्स पर क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, और g की वैल्यू जो इक्वेटर पर होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी। आप देख पा रहे हैं वैल्यू ऑफ g इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। तो इसका पहला रीजन क्या था बच्चों, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप ही कुछ ऐसा है कि इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मेरी बात सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो रही है? क्या किसी को मेरी बात में कोई दिक्कत हो रही है? सबको पहला वाला केस समझ में आया कि इसका मतलब अर्थ की सरफेस पर भी जी की वैल्यू सब जगह सेम नहीं है, वो पोल्स पर मैक्सिमम है और इक्वेटर पर क्या है, मिनिमम। अगर आप इक्वेटर लाइन से कहाँ जाते हो, पोल्स की तरफ जाते हो बेटा, तो क्या होगा, आपका जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फिर आपका जो वेट है वो भी इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं? इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप पोल से इक्वेटर आओगे, पोल से इक्वेटर आओगे तो उस कंडीशन में बेटा जी की वैल्यू कम होगी और आपका वेट जो है वो भी कम हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला कंडीशन थी, फटाफट से पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से चीज़ों को फील करें। ओके बेटा, अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे वाले फैक्टर पर। ये तो शेप की वजह से था, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी। आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन करती रहती है। ये उसकी रोटेशन एक्सिस होती है बच्चा, इसके अलोंग वो रोटेशन करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इक्वेटर वाली लाइन हो जाती है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये रोटेशन करेगी ना बेटा तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई बॉडी m मास की यहाँ है तो अर्थ तो रोटेशन करेगी, लेकिन ये m मास की जो बॉडी है अर्थ की सरफेस पर, ये क्या करेगी बेटा, सर्कुलर मोशन करेगी। नहीं समझे आप इस बात को? देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अर्थ हूं और मेरे कांटेक्ट में है ये पेन, ये बॉडी है, सही है। अब देखो मैं तो कर रहा हूं रोटेशन, लेकिन ये पेन तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बेटा। पेन क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो जब यहाँ पेन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऐसे ही यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन होता है, और सर्कुलर मोशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अब इस डायरेक्शन में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को कम कर देता है, जिसकी वजह से बेटा जो जी की वैल्यू है, वेट कम हो जाता है तो जी भी कम हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स value of gravitational force decreases and weight of body
कॉमा स्मॉल जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो रोटेशन की वजह से भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सब जगह डिक्रीज होती है जी की वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दो प्लेस ऐसे हैं जिनका सर्कुलर मोशन नहीं होता है। एक है अपने पास नॉर्थ पोल और एक है अपने पास साउथ पोल। इनका सर्कुलर मोशन नहीं होता, तो यहां पर जी की वैल्यू जो है वो रोटेशन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो लिख लेंगे बट जी पोल्स डज नॉट चेंज ड्यू टू रोटेशन, पर जी की वैल्यू जो है वो पोल्स पर रोटेशन की वजह से चेंज नहीं होती है। तो बेटा ये भी एक रीजन हो गया कि जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा है और इक्वेटर पर कम है। तो अब इन दोनों बातों से एक कंक्लूजन निकल आ चुका है कि जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है। अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और सुनो बेटा, अगर हमने अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है, रोटेशन वाली जो स्पीड है, उसको इंक्रीज कर दिया तो जी और कम हो जाएगा, लेकिन पोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर एंगुलर स्पीड को हमने कम कर दिया तो जी फिर बढ़ जाएगा, लेकिन पोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा रोटेशन से वो होगा इक्वेटर पर, और सबसे कम यानी बिल्कुल नहीं होगा कहां पर, पोल्स पर। बाकी हर प्लेस पर जी की वैल्यू में अर्थ के रोटेशन की वजह से कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो आपको अच्छे से ध्यान रखना था। हमने बता दिया कि अर्थ की सरफेस पर भी जी की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो पोल्स पर मैक्सिमम है और कहां पर, इक्वेटर पर जो है मिनिमम है। क्लियर? अब हम इसके बाद बढ़ाते हैं आपको आगे की बातें। वेरिएशन ऑफ जी में दो बातें हो गई हैं, अब तीसरी बात, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड का मीन्स है हाइट। अगर हम अर्थ की सरफेस से हाइट पर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू में वेरिएशन आते हैं। कैसे? आओ फील करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास अर्थ है, ओके, ये अर्थ का बच्चा सेंटर है और ये रेडियस है आर। तो अर्थ का मास है एम। अब यहाँ एम मास की बॉडी पहले अर्थ की सरफेस पर थी। जब एम मास की बॉडी बेटा जी अर्थ की सरफेस पर होगी, जी सरफेस पर होगा, तो बोलो जी सरफेस पर कितना निकल के आएगा बेटा? वो निकल के आएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद हम इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से दूर ले जा रहे हैं, यहाँ लेके आ गए हैं इसको एच हाइट पर। तो जब हम इसको एच हाइट पर लेके आ गए हैं बेटा, तो अब बोलो जी की वैल्यू क्या होगी हाइट पर? जी की वैल्यू हाइट पर होगी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कृपया ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्टेंस जो लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं। अब जब तुम यहां आ गए तो एच ये आर ये, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये जी की वैल्यू सरफेस पर है, ये जी की वैल्यू हाइट पर है। अगर हम इन दोनों बातों से फील कराएं, इन दोनों बातों से फील कराएं बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बेटा जी ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। जी हाइट इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या बात क्लियर हो रही है सभी को?
क्या सभी को समझ आ रहा है ना बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? तो आप समझ पा रहे हो यहां पर भी अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही कि ऑन गोइंग एट हाइट वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीजेज। कि अगर आप हाइट पर जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। क्लियर? तो अब तक हमने 3 केस पढ़े कि शेप की वजह से क्या होता है, हाइट की वजह से क्या होता है, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है। अब हम लास्ट केस पढ़ने जा रहे हैं इसका। आप इसको पॉज करके फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 अपने पास, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम डी डेप्थ में भी चले जाएंगे बेटा जी, तब भी जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा वो समझो। जैसे मान लो ये अर्थ है, ओके जी सर, ये अर्थ का है सेंटर यहां पर। अब ये तो सेंटर हो गया, एम मास की अर्थ है ये रही। अब लेकिन पहले तो बॉडी अर्थ की सरफेस पर है। जब बॉडी अर्थ की सरफेस पर थी बच्चों, तो उस कंडीशन में जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होगी? सरफेस पर जी की वैल्यू होगी बेटा जी कितनी? gm/r²। ये अर्थ की सरफेस पर है जी की वैल्यू, पहले केस हो। अब क्या है, अब हमने इस बॉडी को अर्थ की सरफेस से नीचे लाना शुरू किया। हमने इस बॉडी को यहां ले आए अपन, यहां एम मास की बॉडी को यहां लेके आ गए हैं। तो अब आप समझ रहे हो, ये ले आए अपन बॉडी को। जब हम इस एम मास की बॉडी को यहां ले आए हैं बेटा, तो देखो ये तो अर्थ का सेंटर ऑलरेडी था पहले से एम। तो अब आप समझ रहे हैं कि अब ये जो रेडियस है ना, ये वाली जो है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अब ये हो जाएगी r-d। अरे d ये हो गई तो ये r-d हो गई ना। और इसका ये जो छोटा वाला स्पेयर है ना, ये वाला जो है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला ओनली अब यही तो फोर्स लगाएगा। हाँ जी, तो अब लिखेंगे एट डेप्थ d inside the earth only small part of earth of radius r-d will apply gravitational force on body। अब केवल ये जो छोटा वाला जो स्पेयर है ना बेटा, वो वही फोर्स लगाएगा एम मास की बॉडी पर। ध्यान दो बेटा, जब बॉडी बिल्कुल सरफेस पर थी तब टोटल अर्थ उस पर फोर्स लगाएगी, लेकिन जब बॉडी अंदर आ गई तो बस केवल ये वाला स्पेयर इस पर फोर्स लगाएगा। बॉडी यहां आ जाएगी तो केवल ये वाला स्पेयर लगाएगा। बॉडी सेंटर पर पहुंच जाएगी तो ओ माय घोस्ट की दुकान, सेंटर से तो फोर्स लग रहा है, और बॉडी सेंटर पर ही पहुंच जाएगी तो फिर नेट फोर्स क्या होगा बॉडी पर बच्चों? 0। और जब नेट फोर्स होगा मेरा 0, तो फिर वैल्यू ऑफ स्मॉल जी भी क्या हो जाएगी बेटा जी? वो भी 0 हो जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो जी जो है वो सेंटर पर क्या होता है? 0 होता है। इसका जो प्रूफ है वो हमने आपको यहां फील कराया है। क्लियर? अब मान लीजिए बेटा जी कि ये जो स्पेयर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी रेडियस r-d है, इसका मास है m डैश। बोलो क्या मास है इस वाले स्पेयर का? m डैश है। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया आप जानते ही होंगे इतना तो कि मास इज इक्वल टू क्या होता है आजकल? मास इज इक्वल टू होता है बच्चा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास में क्या हो जाएगा बेटा जी? मास में हो जाएगा m डैश।
वॉल्यूम क्या होगा बेटा उसका, छोटे वाले स्फीयर का 4/3 पाई, और r की जगह आ जाएगा r माइनस डी का होल क्यूब, और डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी तो टोटल होती है, चाहे छोटे से पार्ट की ले लो चाहे पूरी अर्थ की ले लो, डेंसिटी तो मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो डेंसिटी थोड़ी ना सेम हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग, डेंसिटी तो सेम है। ओ माई घोस्ट, ये बोतल है यार, इस पूरी बोतल की डेंसिटी भी वही होगी, इसके कुछ पार्ट की भी डेंसिटी वही होगी, क्योंकि डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर पर। क्लियर हो रही है बात। तो भाई डेंसिटी वाले टर्म्स में अपन क्या लिखेंगे बेटा, डेंसिटी वाले टर्म में लिखेंगे अर्थ का टोटल मास m, और अपॉन में बेटा अर्थ की टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। बेटा जी यहां से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहां से जो m डैश की वैल्यू आएगी ना, m डैश की वैल्यू वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी r माइनस डी की पावर 3 अपॉन r की पावर 3, और इनटू में कौन आएगा बेटा m, ये m डैश की वैल्यू आ जाएगी, m डैश की वैल्यू। और बेटा अब जब m डैश की वैल्यू आ जाएगी ना, पहले आप ये समझो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये m डैश जो आया है, ये छोटा वाला जो स्फीयर है उसका मास है m डैश, और उसकी वैल्यू आ गई है r माइनस डी की पावर 3 अपॉन r की पावर 3, और साथ में कौन आ गया है m, m वहां अर्थ का टोटल मास है। ओके, अब इसके बाद की कहानी क्या है वो मैं आपको फील कराता हूं यहां पर। इसके बाद की कहानी ये है कि फिर g डेप्थ पर कितना हो जाएगा बेटा जी, फिर g जो हो जाएगा ना डेप्थ पर, वो हो जाएगा बेटा जी अपने पास कितना, वो हो जाएगा बेटा जी अपने पास g m डैश अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर, ये बेटा g अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। m डैश की जगह लिखेंगे बेटा क्या, r माइनस डी की पावर 3 अपॉन r की पावर 3, और इनटू में क्या लिखेंगे बेटा m। अब बेटा अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो इससे ये कट जाएगा, बस एक r माइनस डी बचेगा। ओके, तो अगर हम बात करेंगे बेटा g डेप्थ की, किसकी बात करेंगे बेटा, g डेप्थ की, तो g डेप्थ इज इक्वल टू आएगा कितना, ये आ जाएगा gm इंटू r माइनस डी बचा ओनली, और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है r की पावर 3। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो बेटा 2 तो यही हो गया अपने पास, और 1 क्या था बेटा, 1 ये वाला इक्वेशन था, आपने देखा हो तो 1 था ये वाला कि g सरफेस इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये था बेटा इक्वेशन नंबर 1 जो हम पहले बना चुके थे, और इक्वेशन 2 ये रहा। अब 2 में 1 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, सीधी सीधी बात कि g डेप्थ इज इक्वल टू g सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन r, ये बन जाएगा। आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आपने देखा कि सरफेस पर जाने मतलब डेप्थ में जाओगे तब भी जी की वैल्यू कम होगी, और हाइट पर जाओगे तब भी जी की वैल्यू कम होगी। जी की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी, ज़्यादा होगी बेटा मैक्सिमम होगी सरफेस पर, और सरफेस पर भी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी बेटा, सरफेस पर सबसे ज़्यादा होगी कहाँ पर, पोल्स पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि यहां से बनने वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। ओके बेटा, इस टाइप की बातें आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो,
द हाइट एट विच द वेट ऑफ बॉडी बिकम 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेट हाइट इज इक्वल टू वेट सरफेस। वेट हाइट इज इक्वल टू वेट सरफेस और साथ में हो जाएगा बेटा r/r+h का होल स्क्वायर। अब बेटा जो सरफेस पर जो वेट है उसका हाइट पर जो वेट है वो 1/16 हो गया है मेरे बच्चों। तो इससे इसको काटोगे, टन टना टन बोलोगे और यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद फिर तो भैया सीधी सी बात है, बल्लू हो गया है फरार। 1/16 इज इक्वल टू हो जाएगा r/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा स्क्वायर रूट ले लोगे तो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा r/r+h। बेटा जी यहां से सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी r के टर्म्स में, और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको समझाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। बच्चों मैंने आपको फील कराया कि किस तरीके से यहाँ से बातें हो सकती हैं, स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी में चेंज क्या है, वेरिएशन क्या है, वो सब बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को भी आपको फील कराया, आपको बहुत अच्छे से फील करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम आपको फील कराएंगे क्या, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट का मोशन, केपलर भाई की कुटिया में भी चलेंगे जहां केपलर भाई से हम सीखेंगे क्या, वहां हम सीखेंगे केपलर के ऑल 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अगर आपको अच्छा लगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहन भाइयों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि उनका भी भला हो सके। क्लियर? क्योंकि आपका एक शेयर, क्या क्या बोला मैंने आपसे, आपका एक शेयर किसी आपके बहन भाई को फिजिक्स सिखा सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और फिलेबल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बल्लू फरार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।